हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत हमें सिद्ध करना है कि 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं, इससे पहले के वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि इस तरह के गणितीय कथन को सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हैं, और जिसके अंतर्गत हम दिए गए गणितीय कथन या उस गणितीय कथन जिसे हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत कथन को हम सत्य मानकर चलते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो गणितीय कथन हमें सिद्ध करना है वह है कि 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत कथन को हम सत्य मानकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं, माना 3 - 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने 3 - 2 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 - 2 वर्गमूल 5 को A/B के बराबर लिखते हैं, और यह ध्यान देते हैं कि यहाँ पर A और B पूर्णांक हैं और B शून्य के बराबर नहीं है। इसके साथ ही हम यह भी मानते हैं कि यहाँ पर A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात को प्राइम नंबर्स हैं, और यहाँ पर B शून्य के बराबर नहीं है। जब हमने 3 - 2 वर्गमूल 5 बराबर A/B मान लिया तो अब उसे थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं, और इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वर्गमूल 5 बाईं तरफ अकेला रह जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को जो कि बाईं ओर है उसे दाईं ओर लाते हैं, और इस प्रकार हमें 2 वर्गमूल 5 बराबर A/B ऋण 3 प्राप्त होता है। क्योंकि बाईं ओर 3 धन चिन्ह के साथ था, इसलिए दाईं ओर ऋण चिन्ह के साथ यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके पश्चात हम 2 वर्गमूल 5 को अगर देखें तो 2 और वर्गमूल 5 के बीच हम जानते हैं कि गुणे का चिन्ह है, और इस स्थिति में जब हम 2 को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो वह दाईं ओर आने पर भाग की क्रिया के साथ दाईं ओर जाएगा, क्योंकि बाईं ओर वह गुणा की संक्रिया के साथ है, और जब वह दाईं ओर भाग की संक्रिया के साथ जाएगा तो वह बटे में दाईं ओर लिखा जाएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वर्गमूल 5 बराबर A/2B ऋण 3/2। और यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि 2 जो कि भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, तो वह A के साथ भी बटे में रहेगा और 3 के साथ भी बटे में रहेगा। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम 2 से दोनों ओर भाग कर दें, तो जब दोनों ओर भाग करेंगे तो प्रत्येक पद में भाग होगा। यहाँ पर 2 कट जाएगा, इसलिए वर्गमूल 5 ही रहेगा, और यहाँ A/2B हो जाएगा, और जब 3 में हम 2 से भाग करेंगे तो 3/2 लिखेंगे उसको, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो A और B पहले से हमें पता है पूर्णांक हैं, 2 भी पूर्णांक हैं, और 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, अर्थात 2 और B का गुणनफल जो होगा वह भी पूर्णांक होगा।
और जब b शून्य के बराबर नहीं है तो 2b भी शून्य के बराबर नहीं होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि a बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी और 3 बटा 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और हर 2 जो है वह शून्य के बराबर नहीं है। इस तरह से हमें a बटा 2b और 3 बटा 2 ये दोनों ही संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में हमें प्राप्त होती हैं यहाँ पर दाईं ओर, और दोनों के बीच में ऋण चिन्ह है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही परिमेय संख्याओं का अंतर है, और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही होती है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। और इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि a, b, 2 व 3 जो है वो पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा 2b ऋण 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब यहाँ पर दिया गया जो समीकरण है उसमें हम देखते हैं कि दायां पक्ष a बटा 2b ऋण 3 बटा 2 अगर परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगा। और जब वर्गमूल 5 हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जिसे हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्गमूल के अंदर 5 लिखा हुआ है और 5 एक अभाज्य संख्या है, और जब भी वर्गमूल के अंतर्गत अभाज्य संख्या होती है तो वह पूरी की पूरी जो संख्या होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर इसलिए भी हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर यह हमें प्राप्त हो रही है परिमेय संख्या के रूप में। तो यह यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, या हमें यहाँ पर एक विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हो रहा है, और वह तथ्य इसलिए यह तथ्य यहाँ पर विरोधाभास इसलिए उत्पन्न कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी कारण यह विरोधाभास हमें यह आभास कराता है कि हमारी कल्पना कि 3 धन 2 रूट 5 या 2 वर्गमूल 5 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना ही यहाँ पर गलत है या असत्य है। और इसी कारण हमें यह विरोधाभास यह निष्कर्ष प्राप्त कराता है कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। अर्थात 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है, यह निष्कर्ष हमें यहाँ प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि विरोधोक्त विधि में हम एक दिए गए कथन या सिद्ध करने वाले कथन के विपरीत कथन मानकर आगे बढ़ते हैं और हल करते जाते हैं, और यदि हम किस गलत कथन तक पहुंच जाते हैं तो हम यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि जो हम मानकर चले हैं वह हमारी कल्पना असत्य है, और फिर उसके विपरीत कथन को ही हम सत्य निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने 3 धन 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया। अब आपकी जो प्रश्नावली 1.3 है उसके तीसरे प्रश्न का जो पहला भाग है उसे यदि हम देखें तो उसमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि 1 बटा वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। यहाँ पर भी हम वही विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे और उस दिए गए या सिद्ध करने वाले कथन के विपरीत कथन को सत्य मानकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर मानकर चलते हैं, माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, जहाँ पर a और b पूर्णांक हैं और b शून्य के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ हम यह मान के चलते हैं कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्या का अर्थ आप जानते हैं, अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसके बाद जब हम यह मान लेते हैं कि 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, तो हम उसे a बटा b बराबर 1 बटा वर्गमूल 2
लिख सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है। ऊपर जो माना है, जो दायां पक्ष था उसे हमने बायां पक्ष बना दिया है, जो बायां पक्ष था उसे हमने दायां पक्ष के रूप में लिख दिया है। सिर्फ इतना किया है, इसलिए ये दोनों बराबर तो पहले से ही हैं और रहेंगे। और यहाँ पर जब हम दोनों ही पक्षों का व्युत्क्रम ले लें यदि, तो आप जानते हैं ये b/a हो जाएगा बाईं ओर, और दाईं ओर वर्गमूल 2/1 प्राप्त होगा, जिसे हम वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। और इस वर्गमूल 2 को हमने बाईं ओर लिख दिया, और b/a जो हमें प्राप्त हुआ था उसे हमने दाईं ओर लिख दिया। अब चूंकि आप जानते हैं कि a और b पूर्णांक हैं, और यहाँ पर यह भी समझ लें कि a भी शून्य के बराबर नहीं है। यदि हम ऐसा लेकर के चलते हैं, a भी शून्य के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a शून्य के बराबर नहीं है। a शून्य के बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्गमूल 2 बराबर b/a बराबर परमेय संख्या, क्योंकि b पूर्णांक था और a भी पूर्णांक था। और यदि हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि a भी शून्य के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में b/a परमेय संख्या हो जाएगा। और जब b/a परमेय संख्या हो गया, अर्थात दायां पक्ष परमेय संख्या हो गया, तो बाएं पक्ष में जो वर्गमूल 2 है वह भी परमेय संख्या हो जाएगा। और इस आधार पर हम यह कहेंगे कि वर्गमूल 2 भी एक परमेय संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर यही कथन लिख देते हैं। इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं एक परमेय संख्या ही परमेय संख्या के बराबर हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब दायां पक्ष परमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं पहले से कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें यहाँ पर यह जो कथन प्राप्त हो रहा है वह गलत कथन प्राप्त हो रहा है, असत्य कथन प्राप्त हो रहा है। और ये असत्य कथन जो प्राप्त हो रहा है, इससे ही हमें एक विरोधाभासी तथ्य या कथन हमें प्राप्त हो रहा है। और विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें यह आभास कराता है कि जो हमारी कल्पना है कि माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यह एक गलत या असत्य कथन है। और इस आधार पर या इस विरोधाभास के द्वारा हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात जो हमें सिद्ध करना था उसे हमने विरोधोक्ति विधि के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया। और इस प्रकार ये दोनों प्रश्न जिन्हें हमें हल करना था उन्हें हमने हल करके देख लिया। यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई कठिनाई आई हो तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।